नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय। आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर और आगे मेथड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हम 2 लेक्चर असाइनमेंट प्रॉब्लम पे ले चुके हैं, जिनमें हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है उसमें, और कुछ डेफिनेशंस काम में ली थी, जिनमें रो रिड्यूस, कॉलम रिड्यूस, जीरो असाइनमेंट यहां तक हम कर चुके हैं। आज उससे आगे हम बात करेंगे। कुछ और डेफिनेशन आज हम ले रहे हैं, उनमें अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, असंतुलित नियतन समस्याएं। अनबैलेंस का मतलब क्या है? कुछ न कुछ इसमें हमारे पास कुछ अलग होना चाहिए जो इसको अनबैलेंस बनाए। अभी तक जो हमने इसके बेसिक एज्यूम्पशन लिए हैं कि बराबर आदमी उतने ही काम होने चाहिए जितने आदमी हैं, ये बराबर होने चाहिए, एक आदमी को एक काम दिया जाना चाहिए। इसमें अगर हम कुछ चेंज करते हैं या कुछ और ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो हमें उन्हें बराबर करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। ऐसी असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। हो सकता है जब एक नियतन समस्या में कार्यों की संख्या कर्मियों की संख्या से कम हो, या इसका उल्टा कर्मियों की संख्या कार्यों की संख्या से कम हो, यानी कोई एक चीज ज्यादा होना चाहिए, चाहे वर्क हो चाहे जॉब हो, वर्क जॉब हो या पर्सन या मशीन हो। ऐसी स्थिति में हम उस नियतन समस्या को अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो बैलेंस होगी। ओके, तो ये हमारी अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, जो छोटे नंबर के क्वेश्चन आते हैं वहां हमसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है डमी जॉब। डमी नाम में ही आपको दिख रहा है, जब हमारे पास अनबैलेंस प्रॉब्लम होती है, मान लिया अगर कार्यों की संख्या कर्मियों की संख्या से कम हो, तो उसको बराबर करने के लिए हमें अतिरिक्त पंक्ति या स्तंभ बना के उसमें और जोड़ने पड़ेंगे। ये जो अतिरिक्त पंक्ति या स्तंभ बनाते हैं हम, उसमें हम कॉस्ट की वैल्यू जब तक बाय डिफॉल्ट हम 0 0 दे देते हैं, या प्रश्न में दी हुई हो तो वो लिखते हैं। तो इस तरह से जो हम डमी इसमें रो जोड़ते हैं या कॉलम जोड़ते हैं, उसको डमी जॉब, अगर जॉब जोड़ रहे हैं तो डमी जॉब कहलाएगा, और अगर हम जॉब की जगह पर्सन जोड़ रहे हैं तो डमी पर्सन कहलाएगा। तो ये डमी एक्स्ट्रा जो डमी हम रो या कॉलम जोड़ रहे हैं, ताकि हमारी अनबैलेंस प्रॉब्लम को हम बैलेंस बना सकें, और उस जगह हम सारे जो अवयव है उनकी कॉस्ट को 0 0 कर देंगे, चाहे वो पंक्ति में हो चाहे कॉलम जोड़ने में हो। 0 0 करने से प्रॉब्लम पे फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एम और एम वर्क है तो एम पर्सन होंगे। ये बराबर करने के लिए हम ऐसा काम करते हैं, और इस काम को हम डमी जॉब कहते हैं। जॉब जोड़ेंगे तो जॉब, अगर पर्सन जोड़ेंगे तो पर्सन, ऐसा जोड़ के हम एम एन क्रॉस एन की फॉर्म में मैट्रिक्स को ले आते हैं। तो ये डमी जॉब की डेफिनेशन। नेक्स्ट है इनफिजिबल असाइनमेंट। कई बार नियतन समस्या को हल करते समय ऐसी पोजीशन आ जाती है कि एक कर्मी को एक कार्य नियत किया जाना संभव नहीं हो। ऐसी पोजीशन आ जाए कि आप दे ही नहीं पा रहे हो कोई काम उसको बराबर होने की स्थिति में भी, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम इनफिजिबल असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसी आएंगी हमारे पास, वो भी हम देखेंगे, और उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हमें देखना है। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ कुछ मेथड दिए हुए हैं। एनॉमरेशन मेथड, एन प्रॉब्लम है, एन असाइनमेंट है, एन जॉब्स हैं, तो उनको सॉल्व करने के एन फैक्टोरियल मेथड हम काम में ले सकते हैं। लेकिन वो बहुत, जितने बड़े डेटा होते जाएंगे इस मेथड को लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है एन फैक्टोरियल को, क्योंकि छोटे डाटा में आप फैक्टोरियल निकाल के सॉल्व कर सकते हैं किसको कौन सा काम देने पे क्या क्या आउटपुट आएंगे। लेकिन जैसे जैसे डेटा बड़े होता है, इनोमरेशन मेथड इतना यूजफुल नहीं रहता है, या हम उसके निकाल नहीं सकते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये मेथड इतना बेटर नहीं है। सेकंड है सिंप्लेक्स मेथड, जो हम पढ़ चुके हैं।
सिंप्लेक्स मेथड में प्रॉब्लम ये आती है कि कैलकुलेशन लेंथी होती है, टेबल्स काफी होती है, और जो हमने एलपीपी में देखा वो वन साइडेड प्रॉब्लम थी, तभी 3 या 4 सिंप्लेक्स मेथड बनते थे, टेबलें बनती थी। अब यहाँ पे टू वे प्रॉब्लम है, तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा और ज्यादा बड़ी टेबल बनेगी, तो सिंप्लेक्स मेथड भी इसके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन मेथड की बात करें तो परिवहन विधि में क्या होता है कि एम और एन का बराबर होना इतना जरूरी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जब भी हमने पढ़ा। पर हंगेरियन मेथड का बेसिक कंसेप्ट है एन एम और एन बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ जॉब जो भी है वो नंबर ऑफ पर्सन के बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन विधि में भी इस प्रॉब्लम को, इस बेसिक एज्यूम्पशंस को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या अनबैलेंस को बैलेंस बनाते हैं तो बड़ी हो जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन मेथड भी इतना यूजफुल नहीं रह पाता है। और एक मेथड ये है हंगेरियन मेथड, जो गणितज्ञ डी कानिंग ने दिया था, उसका मेथड हमारा थोड़ा इस पे बैठता है प्रॉब्लम पे, और बहुत कम कैलकुलेशन, और इन तीनों मेथड से बेटर होने से हम हंगेरियन मेथड सिंपलेक्स इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा काम में लेते हैं जहां तक संभव हो। ये एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। 4 हमको पर्सन दिए हुए हैं और 4 ही वर्क हैं। ए बी सी डी 4 पर्सन है, और W1 1 2 3 4 4 वर्क है। ए को पहला काम दिया जाए तो कॉस्ट 8 आती है, ए को दूसरा काम दिया जाए तो कॉस्ट 26 आ रही है। ये हम इस तरह का एग्जाम्पल एक हमको दे रखा है। कई बार जैसा हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ी है, उसमें कई बार हमको सीधा सीधा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं दिया होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट नहीं दिए होते हैं, तो हमें बनाने पड़ते हैं, प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको सीधा कॉस्ट मैट्रिक्स नहीं दिया होता है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम दी हुई होती है, और उस प्रॉब्लम से हम कॉस्ट मैट्रिक्स तैयार करते हैं, जैसा हम एलपीपी में करते थे। तो अगर आंकड़े हमें लागत मैट्रिक्स तैयार देते हैं, सीधी लागत मैट्रिक्स दी हुई होती है, तो हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। इस फॉर्म में ये दी हुई हो सकती है, और ये नहीं दी हुई होगी तो हमें पहले डेवलप करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। ओके, ये करने के बाद यहाँ पे हम ये रो रिड्यूस मैट्रिक्स लगा रहे हैं। प्रत्येक रो में से उसका जो मिनिमम एलिमेंट है वह उसी रो में से सिर्फ घटाया जा रहा है, जिसको हम रो रिड्यूस कहते हैं। रो रिड्यूस करने के बाद फॉर एग्जांपल पहली रो में 8 मिनिमम है, तो 8 में से 8 घटाया, 26 में से 8 घटाते हैं, 17 में से 8 घटाते हैं, 11 में से 8 घटाते हैं, और जो घटा के टर्म आ रही है वो है 0, 18, 9 एंड 3। इस तरह से चारों रो में हमने निकाल लिया। अब ये जो पहला रो रिड्यूस निकल के आया है, इस पे हम कॉलम रिड्यूस लगा रहे हैं। कॉलम रिड्यूस में ये पहले कॉलम में हम देखें 0 मिनिमम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो पहला कॉलम एज इट इज आ रहा है 0, 9, 23, 9। दूसरे कॉलम में 0 नहीं है, तो सबसे मिनिमम है 4, तो 4 को घटाएंगे तो 18 में से 4 जा रहा है 14, 24 में से 4 जाएगा 20, 4 में से 4 जाएगा 0, और 16 में से 4 गया 12। इस तरह से प्रत्येक उसमें, यहाँ भी 0 है इसलिए ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ भी दो दो 0 है, ये भी एज इट इज आ जाएगा। तो ये कॉलम रिड्यूस हो गया। कॉलम रिड्यूस प्राप्त लागत मैट्रिक्स में कॉलम रिड्यूस करते हैं, और कॉलम रिड्यूस करने के बाद जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है हंगेरियन मेथड में, दैट इज जीरो असाइनमेंट। ये कल भी हमने देखा था। इस तरह से हम रो या कॉलम में जो सिंगल जीरो है, पहले उसको पिकअप करते हैं और उसको देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 रेड 0 आ रहा है, और ये क्रॉस आ रहा है, क्योंकि हमने इसको चौथे काम को चौथे डी को दे दिया है। इसलिए इससे रिलेटेड इस रो में ये काम और किसी को नहीं दिया जा सकता, इसलिए यहाँ पे क्रॉस करते हैं। अब ये जो जहां जहां 4 जगह 0 आ रहा है, ए को हम पहला काम दे सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हमने, ए को पहला काम दे सकते हैं, बी को हम तीसरा काम दे सकते हैं, तीसरे स्टेप पे हमारा रेड है, तो ये बी को हमने थर्ड लिखा। सी पे हमारा सेकंड स्टेप पे 0 आ रहा है, तो सी को हम सेकंड काम दे सकते हैं, और डी पे हमारा फोर्थ आ रहा है, तो डी को हम फोर्थ काम दे सकते हैं।
अब ये काम देने का हमको आइडिया हो गया 4x4 मैट्रिक्स में किसको कौन सा दिया जाए। वो देने के बाद उस जगह की जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमने कहा 0 1 1 1 1 की ओरिजिनल वैल्यू है 8, मिनिमम रो ये है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है मिनिमम वैल्यू, तो हमने 8 यहाँ लिख दिया। ए को पहला काम दिया जाए तो कॉस्ट हमारी 8 आएगी। बी को थर्ड काम देना है, तो थर्ड जगह जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, वो देखनी है। बी में थर्ड जगह जो मिनिमम वैल्यू 4 आ रही है पूरे इसमें, तो यहाँ पे हमने बी को थर्ड लिखा और 4 कर दिया। इसी तरह से जब हम सी में आए तो सी में सेकंड पोजीशन पे 0 आ रहा है और हमारे अलॉटमेंट में आ रहा है। सी में सेकंड पोजीशन पे जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 4, दैट इज सॉरी 19 है यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स में। तो हमारा थर्ड पोजीशन पे वैल्यू आ जाएगा सी का 19। डी पे हमारे को अलॉट कर रहे हैं हम, डी पे फोर्थ लास्ट कॉलम पे हमारी वैल्यू है 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो इस तरीके से चूंकि ये 8 + 4 + 19 + 10 बराबर 41 आर। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट और वो सब 1 1 है, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम में सारे क्या होते हैं, रो में ये सब 1 1 एक बार अलॉट, इस तरह से कॉलम में 1 1 1। तो यहाँ पे हमारा जो सी आई जे एक्स आई जे होगा, जो आपका ये वैल्यू आ रहा है वो हो गया 8, ये सी आई ए की वैल्यू है, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाएगा। ये काम होने की दशा में असाइनमेंट हो गया इसलिए काम होगा। तो 8 4 19 10, इस तरह से हमारे पास टोटल 41 आर आ रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 आदमियों के लिए जरूरी है, या 4 काम कराने के लिए जरूरी है। 41 घंटे कम से कम लगेंगे। वैसे आप घूमते रहें तो काफी सारे अल्टरनेटिव बनेंगे कि किसको कौन सा अलॉट करना है। तो यहाँ थोड़ा सा हमको ध्यान रखेंगे कि किसको कौन सा अलॉट किया जाए कि मिनिमम वैल्यू आए। ओके, ये हंगेरियन मेथड है जिसमें हम जीरो असाइनमेंट कैसे हुआ है ये देखा है। पर आगे वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हर समय हंगेरियन मेथड अपनाने पे सबको एक एक जीरो मिल जाए ये संभव नहीं है। ये अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, थोड़ा सा बड़े डेटा ले रहे हैं। 5 मशीन है और 5 ही काम है, ए बी सी डी ई 5 मशीन है, 1 2 3 4 5 अपने 5 मशीन के डेटा है रिक्वायरमेंट। इस वाली 5x5 वाली मैट्रिक्स में जब रो रिड्यूस लगाया तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। फिर कॉलम रिड्यूस लगाया रो रिड्यूस मैट्रिक्स में तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पहली रो में कोई जीरो नहीं है पर 1 मिनिमम है, तो फिर 1 से हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 2 0 5 3 और 3 आता है। इस तरह से हर एक कॉलम को हम सॉल्व करेंगे, रो को सॉल्व करेंगे। तो जो ये जीरो असाइनमेंट हम देना को सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि पहली रो में एक सिंगलटन जीरो, इसको अलॉट अलॉट कर दिया। सेकंड रो में फोर्थ प्लेस पे जीरो है, इसको अलॉट कर दिया। थर्ड रो में पहले ही प्लेस पे जीरो है, तीसरे पे भी है, चौथे पे भी है, तो इसको अभी अपन छोड़ देते हैं। इसके बाद पांचवे में भी सिंगल जीरो है, पांचवे को हमने सिंगल जीरो में दिया तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे दे दिया। पर यहाँ आप देखेंगे कि ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। एक जीरो का आपने अलॉट कर दिया पहली रो में सिंगलटन होने से, तो ये इस जीरो को काट देगा, ये आप किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि एक मशीन को आज उसका सर्वाइवर या आदमी मिल गया है, उससे और काम नहीं करा सकते हम। तो ये यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। अब यहाँ क्रॉस करने के बाद इस पूरी रो में कोई जीरो बच ही नहीं रहा है। तो जब जीरो नहीं बच रहा तो ये क्या हो गया, जीरो असाइनमेंट यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हो रहा है, लगा नहीं पा रहे हम। 4 जीरो तो हमको सिंगलटन मिल गए हैं एक एक जगह, पांचवे जीरो के लिए पोजीशन नहीं मिल रही है हमको, क्योंकि वो ऑलरेडी पांचवा जो जीरो है ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, इसको हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि एक आदमी को एक काम देना है इस वजह से। तो यहाँ पे जब हम ये जीरो नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी जगह हमारा हंगेरियन मेथड फेल हो जाता है, हम सबारा अलॉटमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम आगे एक और नया मेथड है मिनिमम रो कवर मेथड, उसको पढ़ेंगे, उससे नंबर ऑफ जीरोज और बढ़ेंगे और हमें ज्यादा पोजीशन देने को जगह मिलेगी।
तो ये एक सिंपल प्रोसीजर था, जीरो असाइनमेंट कैसे किया जाता है। हंगेरियन मेथड में 3 ही स्टेप काम में आते हैं, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन एंड जीरो असाइनमेंट। जब जीरो असाइनमेंट हो जाता है इक्वली, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती और हम उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। लेकिन जब जीरो असाइनमेंट से पहले या जीरो असाइनमेंट तक कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है जब हम इसको आगे मिनिमम रो कवर मेथड काम में लेते हैं। अगर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है फिर उसका आंसर निकाल लेते हैं, जैसा हमने इससे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में देखा था। तो आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ। यहाँ तक का आप रिपीट करके आए, पढ़ के आए, इस तरह के एग्जाम्पल लेके आए। जब अब प्रॉब्लम आ रही है तो अब हमें आगे क्या करना है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।